Hello students and welcome to Anupam Group Tuitions OC video. We are in continuation of chapter number 1, that is Principles of Management. We have finished with nature of principles of management, significance of principle of management. We have also seen the 14 principles of Henry Fayol, and we have we have also seen the 6 different principles of Frederick Winslow Taylor. Okay, so what were those 6 principles? First one was science, not rule of thumb. Second one was harmony, not discord. Third one was mental revolution. Fourth one was cooperation, not individualism. Fifth one was division of responsibility. And sixth and last one was development of employer and employees for greater efficiency and prosperity. ये 6 प्रिंसिपल्स फ्रेडरिक विंसलॉ, जिन्हें हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, साइंटिफिक वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर because this makes it different from the other principle of Henry Fayol. So these were the 6 important principles which we have already seen in our last video. चिल्ड्रन, इट्स अ रिक्वेस्ट कि हर एक को आप गो थ्रू करिए, नोटबुक में लिखिए और प्लीज मेक श्योर दैट यू बाय हार्ट दीज प्रिंसिपल्स एज वेल एज द नेचर एंड बिकॉज दिस चैप्टर आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ लेट अस प्रोसीड इन द लेक्चर. अब हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स तो समझ लिए, लेकिन इन प्रिंसिपल्स को अचीव करने के लिए टेक्निक क्या होनी चाहिए, तरीका क्या होना चाहिए? Okay, so now we are going to study about the techniques. The word is techniques of scientific management, that is ways in which we can achieve it. इनको कैसे हम लोग practically achieve कर पाएंगे, इसके बारे में हम टेक्निक्स सीखेंगे. जब हम टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट सीखने वाले हैं तो हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा. आपको पता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट होता है, सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, डिस्कशन होता है, प्लानिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली काम किस जगह पे होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट में होता है, जिसे हम वर्कशॉप लेवल पे बोलते हैं. हर ऑर्गेनाइजेशन इज इनटू मेकिंग समथिंग. ईदर यू आर इन प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, प्लास्टिक, टॉयज, मशीन टूल्स, किसी न किसी चीज का उत्पादन आप करते हैं, तो उसी के लिए आप सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग करते हैं, राइट? तो इस जो आप चीज प्रोड्यूस करना चाहते हैं, अब यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंप्लीट फोकस उस सेगमेंट में होता है. जो चीज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि जिसका उत्पादन आप कर रहे हैं, उसको कितनी बेहतरीन तरीके से, कितने साइंटिफिक वेज से आप उसको अप्लाई करके करेंगे, जिससे आपका प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा, प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ऑर्गेनाइजेशन का गोल इनडायरेक्टली अचीव होगा. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल सिर्फ एसी रूम के डिस्कशन और कॉन्फ्रेंस रूम्स के डिस्कशन से नहीं सॉल्व होता है. प्रैक्टिकली वर्क प्लेस पे या वर्कशॉप्स पे क्या काम होता है, उस पे डिपेंड करता है, राइट? सो दिस पार्ट इज गोइंग टू फोकस मोर ऑन दैट. Let us see what are the techniques. The first one is going to be work study. फर्स्ट टेक्निक कौन सी है? वर्क स्टडी. वर्क स्टडी टेक्निक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. ये चारों पार्ट वर्क स्टडी के बारे में ही है. वर्क यानी कि काम, जो काम करने का तरीका है उसको हमने ब्रेक डाउन किया है, काम करने को अलग अलग हिस्से में हमने डिवाइड किया है. पहला हिस्सा वर्क स्टडी में कौन सा है? टाइम स्टडी, कितना समय लेगा वो काम होने में. सेकेंड क्या है? मेथड स्टडी. मेथड स्टडी यानी कि किस तरीके से बेस्ट वे टू चूज फॉर डूइंग दैट पर्टिकुलर वर्क. ओके. थर्ड वन इज मोशन. मोशन इज नथिंग बट मूवमेंट, आप किस तरह से काम करते हो. एंड द fourth one is fatigue study. Fatigue study यानी कि when you are doing that particular work, are you getting tired, and if you are getting tired, are you getting sufficient breaks? तो ये चारों पार्ट जो हैं हम डिटेल में आगे ले रहे हैं, but right now you have to remember is techniques of management, scientific management, and the first one is going to be work study. Okay, first one is work study और इसका पार्ट ए, that is time study, अब हम देखेंगे. इसे देखने के लिए आपको इमेजिन करना पड़ेगा एक वर्क प्लेस.
यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैंने एक गारमेंट फैक्ट्री का पिक्चर डाला हुआ है, जिससे आपको इजीली इमेजिन होगा कि गारमेंट फैक्ट्री में क्या क्या काम का प्रोसीजर होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव जस्ट मेंशन सम फ्लो चार्ट कि पहले रॉ मटेरियल आएगा. Raw material is nothing but the cloth which is going to come. That cloth is being colored. जिस भी तरह का, मान लीजिए हम टी शर्ट बनाने के कंपनी में है तो उसको कलर करेंगे. उसके बाद का प्रोसेस होगा कटिंग एंड स्टिचिंग इन वेरियस साइजेस. उसके बाद उस पे जो भी प्रिंटिंग और राइटिंग वर्क होना है वो होगा. लास्ट प्रोसेस इज गोइंग टू बी पैकेजिंग इन बॉक्सेस एंड डिस्पैच, राइट. तो ये एक पिक्चर आप इमेजिन करिए जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, मशीन्स भी हैं, वर्क एनवायरनमेंट आप देख सकते हैं पिक्चर के थ्रू. और उसके बाद में ये सारे प्रोसीजर होने वाले हैं, ये आपकी इमेजिनेशन में आप डालिए, because this is the example we are going to take to understand the first point, that was time study. Okay, टाइम स्टडी मतलब क्या है कि हर एक प्रोसेस के लिए, हर एक प्रोसेस को कितना समय लगता है. अब हर एक प्रोसेस को समय लगने का मतलब है राइट फ्रॉम द क्लॉथ कमिंग इनटू द फैक्ट्री. द क्लॉथ इज कमिंग इनटू द फैक्ट्री और उसके बाद वो वेयर हाउस में जाएगा. उसके बाद उसका इन्वेंट्री में राइटिंग होगा कि भाई कितनी इन्वेंट्री है, उसमें उसकी एंट्री होगी. ओके. और उसके बाद में वहां से निकलने के बाद उसका जो भी प्रोसीजर चालू होगा. तो ये हर एक प्रोसेस को, बच्चों, हर एक प्रोसेस को कितना समय लगता है, each individual process how much time it is taking. तो ये क्या करेंगे, वहां के जो एक्सपर्ट होंगे, फोरमैन होंगे, सुपरवाइजर्स होंगे, वो लोग इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे, इसको समझेंगे कि भाई ये पर्टिकुलर काम के लिए इतना समय लगता है. फिर वहाँ वेयर हाउस से फैक्ट्री तक आने के लिए इस चीज को इतना समय लगता है. ट्रॉली में ये चीज इतना 15 मिनट में पहुंच जाती है. एक बंदे को इस शर्ट को बनाने में इतना समय लगता है, कलरिंग के प्रोसेस में इतना, ड्राइंग के प्रोसेस में इतना, हर एक चीज के प्रोसेस में कितना समय लगता है. द की वर्ड हियर इज द टाइम टेकन फॉर ईच एंड एवरी प्रोसेस. उसके ऊपर साइंटिफिकली काम किया जाता है. कम से कम समय लगे, वेस्टेज ना हो किसी भी हमारे समय का, इसके ऊपर हमको ध्यान देना रहता है. तो ये काम कौन करते हैं, वहाँ के जो फ्लोर मैनेजर्स होते हैं, वहाँ के जो प्रोडक्शन मैनेजर्स होते हैं, वहाँ के जो सुपरवाइजर्स होते हैं, ये सब लोग साथ में बैठ के एक थॉट प्रोसेस करते हैं कि कैसे कम से कम समय हम लोग इस कार्य में बचा सकते हैं, हर एक प्रोसेस में कैसे बचा सकते हैं. और वो लोग एक स्टैंडर्ड टाइम पे आ जाते हैं. मान लो कि एक वर्कर है, वो स्किल्ड हो सकता है, वो एवरेज स्किल्ड हो सकता है, वो बहुत अच्छा हो सकता है. हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है काम करने की. लेकिन कोई भी अगर मीडियम स्किल्ड पर्सन भी है तो भी वो व्यक्ति इस काम को अगर 15 मिनट का टारगेट है तो उसे 12 मिनट लगना चाहिए या मैक्सिमम 16 मिनट, लेकिन उतने देर में ये काम हो जाना चाहिए. अगर उससे ज्यादा वो डिले हो रहा है, इसका मतलब कुछ तो उसके प्रोसेसिंग में गलती है. उसको आप पिन कर सकते हैं, उसको आप पिक पॉइंट कर सकते हैं और फिर बोल सकते हैं. ओके. So, time study is nothing but observing and recording the time taken for each work. हर एक काम के ध्यान से देखेंगे और उसका कितना समय लगता है इसको रिकॉर्ड में डालेंगे और एक स्टैंडर्ड टाइम हम लोग हर एक टास्क का फिक्स करेंगे. फिक्सिंग अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ पर्टिकुलर टास्क, इट इज इम्पोर्टेंट टू कंट्रोल द कॉस्ट ऑफ वर्क. वाइल डूइंग दिस हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क भी बचता है. कैसे बचता है? क्योंकि हम अपने समय को बहुत सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं. अगर मान लो एक प्रोसेस में मेरा समय बच गया तो मैं इमीडिएटली नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगी. मेरे वर्कर का टाइम वेस्ट नहीं होगा, मैं उसे जो वेजेस दे रही हूँ उसकी मैं फुल भरपाई करके ले रही हूँ. ओके. सो ऑल दीज थिंग्स आर इनडायरेक्टली डूइंग व्हाट कॉस्ट ऑफ वर्क पे मेरे इफेक्ट करता है. टाइम टेकन बाय द एवरेज वर्कर टू परफॉर्म अ टास्क. अगर मैं टाइम स्टडी ठीक से कर रही हूँ तो फिर हर एक वर्कर कितना समय लगाता है हर एक टास्क को पूरा करने के लिए. जैसे हमने एग्जांपल फैक्ट्री का लिया है गारमेंट के, तो हर एक स्टिचिंग का कितना लगता है, कलरिंग का कितना लगता है, प्रिंटिंग का कितना लगता है, उसके बारे में उनको बराबर से आइडिया होती है. So Henry, Frederick Winslow Taylor, because he's the one who is stressing too much on scientific procedure, तो उन्होंने बोला साइंटिफिक वे से इस चीज को हमें सोचना चाहिए.
नेक्स्ट प्रोसेस इज गोइंग टू बी मेथड स्टडी. अगेन सेम एग्जांपल हमारे सामने है, सेम प्रोसीजर हमारे सामने है. अब हर एक काम को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन जो वहाँ का फोरमैन होगा, फ्लोर मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर होगा, वो क्या करेगा, वो बेस्ट मेथड यूज करेगा जिसमें तरीका भी सही है और हर स्किल्ड लेबर को करने में भी आसानी होगी, और मेरी मशीन भी वेस्ट नहीं होगी, एट द सेम टाइम मेरे लोग भी वेस्ट नहीं होंगे. और ऐसा मेथड चूज करेगा जहां पर मेरी इन्वेंट्री भी सही तरह से कंट्रोल में रहेगी. इन्वेंट्री कंट्रोल रहना मतलब कि रॉ मटेरियल जो आता है, जैसे बटन्स हो गए इस काम के लिए, या फिर एक्स्ट्रा क्लॉथ हो गए, थ्रेड्स हो गए, ये सारी चीजें जो है ये इन्वेंट्री होती है. ये सारी चीजों के लिए एक अलग से स्टोर मैनेजर होते हैं जो कि इसका ध्यान देते हैं. So all these things should not be wasted. What our aim is, nothing should, no resource should be wasted. Okay, so no waste of raw material, no waste of time for inspection. क्योंकि आपको पता है कि सही ढंग से किया गया है, आप इंस्पेक्ट करेंगे, आपका रिजल्ट ओके ही आने वाला है. Proper inventory control, time utility in store and transportation process, when all these are taken into consideration, the best method of completing a task is found. Okay, जब हर एक सेगमेंट के ऊपर हमारा ध्यान रहेगा और उसके मेथड पे ध्यान रहेगा, तरीके पे ध्यान रहेगा, हाउ एफिशिएंटली वन कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क, कितनी अच्छी तरह से कोई काम को किया जा सकता है, उसको बेस्ट चीज को चूज करना है. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मेथड स्टडी. फर्स्ट हम लोग टेक्निक्स में कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, वर्क स्टडी. वर्क स्टडी में हमने ए देखा टाइम स्टडी, बी अभी मेथड स्टडी, and now we are coming to see that is motion. Motion, as I already said, is about movement, a process where movement of workers hand scale. मान हर एक सेकेंड, हर एक मिनट जब आप बहुत ज्यादा लार्ज प्रोडक्शन करते हैं तो यू विल सी, आजकल तो सब कुछ मैकेनिकल हो गया है, कन्वेयर पे सब मशीन्स ये प्रोडक्ट जाते हैं और ऑटोमेटिकली मशीन्स काम करते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जो कि ह्यूमन लेबर की जरूरत वहां पर बहुत ज्यादा होती है. तो अभी जैसे कि रिसेंट एग्जांपल न्यूज में भी आपने देखा होगा, देयर आर मेनी कंपनीज विच आर मेकिंग पीपी किट्स, विच आर मेकिंग मास्क, विच आर मेकिंग वेरियस हाइजीन प्रोडक्ट्स. तो उसके लिए क्या हो गया, अब उन लोगों की कैपेसिटी लोगों की जितनी थी उससे ज्यादा वो लोग बढ़ा रहे हैं. ओके, सो व्हाट आर दे डूइंग, मोशन स्टडी, यानी कि हाथ पैर के काम करने का जो स्किल है, जो कैपेसिटी है, उसको हम कितने अच्छी तरह से बढ़ा सकें. राइट, द स्टडी इज इम्पोर्टेंट टू रिमूव द वेस्ट ऑफ मूवमेंट डन बाय ऑपरेटर एंड वर्कर. मान लो कि अगर उसे कोई बॉक्स है जो कि बहुत ऊंचाई से उठा के लेके आना पड़ रहा है. Okay, so there is a time getting wasted in this particular movement, this particular act or this particular task. तो उसमें क्या होगा, मैनेजर तुरंत आइडिया लगाएगा कि ओके, यहाँ पे हम लोग या तो किसी और एक वर्कर को बीच में रख देते हैं, या फिर हम लोग ऐसा लैडर रख देते हैं कि वो मैकेनिकली अप एंड डाउन जाके ले सकता है. तो किसी भी तरह से जहां पर टाइम बच सकता है, जहां पे उसका स्किल और बेटर हो सकता है, इसके ऊपर फोकस किया जाता है. राइट, इस सब स्टडी को हम क्या बोलते हैं, वर्क स्टडी बोलते हैं. टू मेक द बेस्ट अ स्मूथ फ्लो चार्ट विच कैन हैव द टाइम एंड ह्यूमन रिसोर्स यूटिलिटी. वर्कर्स भी एक हमारे रिसोर्स ही हैं, जैसे मनी हमारा रिसोर्स है, मशीन हमारी रिसोर्स है, मटेरियल हमारी रिसोर्स है, ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स हमारे हैं ह्यूमन रिसोर्स. तो वर्कर्स की कैपेसिटी को और बेहतरीन करना और देखना कि वो लोग अपने फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं. हो सकता है somebody is having the capacity of making 5,000 shirts, but the person is only able to make 2,000. Rest of the time the person is idle. So we should see that someone who is having too much of burden and other one is relaxed, this should not happen in a workplace. Okay, instead what has to be taken care, everybody is doing equal work in a good working condition. Right, so this was third one, motion study. We will come to the
फोर्थ वन ऑफ वर्क स्टडी दैट इज फेटिक स्टडी. फेटिक का मीनिंग ही होता है एक्सट्रीम टायर्डनेस ऑफ माइंड एंड बॉडी. शरीर भी थकता है, मन भी थकता है, माइंड भी थकता है. ओके, देर इज अ मेंटल एंड फिजिकल टायर्डनेस, और इस पार्ट को कहते हैं फेटिक स्टडी. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका वर्क प्लेस ऐसा हो कि आपके वर्कर्स उसमें बहुत ज्यादा थक जाते हैं. वर्कर्स को बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं होना चाहिए काम का, बहुत ज्यादा वो रिलैक्स भी नहीं होने चाहिए. लॉन्ग वर्किंग आवर्स अगर हैं तो प्रॉपर ब्रेक्स होने चाहिए बीच में, और अगर ब्रेक्स हैं तो उनको रिफ्रेशमेंट्स होना चाहिए, उनको कुछ चाय नाश्ता का सुविधा होना चाहिए. सो दीज आर द थिंग्स विच आर प्रैक्टिकल थिंग्स which has to be studied by a production manager, which has to be studied by a supervisor, by the foreman, by the people who are practically working in that workshop. Okay, it is very important to have good working condition. Fair payment, fair payment मतलब क्या होता है? मैंने जो काम किया उसके सामने मुझे मेहनताना सही ढंग से मिलना चाहिए. My labor should be paid in a right way. Okay, that is called as fair payment. Everyone is going out of their house to make some earnings. Okay, so that earnings should be equivalent to the kind of labor I am spending. No long working hours, to give breaks during the work, proper weekly holidays. टारगेट का प्रेशर नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम हमारा टारगेट फुलफिल होना भी हमारा जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है. ओके, प्रॉपर इक्विपमेंट्स एंड टूल्स होना चाहिए. अगर मान लो उसकी मशीन बार बार फंस रही है तो उसकी रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, रिवाइंडिंग करना बहुत ज़रूरी है, सर्विसिंग होना बहुत ज़रूरी है. तो ये सारी चीज़ों का भी ध्यान अगर हम देंगे, because these are the scientific important things, and again it is coming into the management chapter. So scientific managed things है जिसके ऊपर फेडरिक विंसलॉ ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि इन सारी चीज़ों को आप करेंगे तो आपका डेफिनेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपका ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स पूरा होगा और स्मूथली होगा. दिस विल इंक्रीज द ऑपरेशनल एफिशिएंसी. किसी भी कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी रहेगी मतलब उसका प्रोडक्शन डेफिनेटली improve होगा. So we have seen the first part of techniques, that is work study, which is including first one that is time study, second is method study, third one is motion study, and fourth one is fatigue study. Now let us go to the second one. Second is standardization of tools and equipments. जो भी इक्विपमेंट्स और टूल्स काम कर रहे हैं, जैसे हमने पिक्चर में देखा था, देयर वर सो मेनी स्विंग मशीन्स एंड देयर वर मेनी अदर मशीन्स जो कि बटनिंग का काम करते होंगे, पैकिंग का काम करते होंगे, कन्वेइंग का काम करते होंगे. तो ये सारी जो मशीन्स हैं उनका वेयर एंड टेयर होता है, उसको प्रॉपरली स्टैंडर्डाइज मेंटेन करना चाहिए अच्छी तरह से. एट द सेम टाइम कॉस्ट सिस्टम उसका देखना चाहिए. कॉस्ट सिस्टम देखने का मतलब क्या है कि जितना उसका कैपेसिटी है हमको आउटपुट देने का, उतने कैपेसिटी में वो आउटपुट दे रही है कि नहीं. इफ इट इज बीइंग अंडर यूटिलाइज्ड दैट मींस द रिसोर्स इज गेटिंग वेस्टेड. ओके, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट. जो भी एनवायरनमेंट है वो प्लेजेंट होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड फिक्स हो जाना चाहिए. आप किसी भी यूनिट में अगर आप जाएंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड दिखेगा, आपको इमीडिएटली एक फील आ जाएगी कि इस कंपनी का क्या स्टैंडर्ड है. ओके, सो हाउ इज दैट हैपनिंग? बिकॉज पीपल वर्किंग देयर आर मेंटेनिंग अ स्टैंडर्ड. ओके, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस. हमारे प्रोडक्शन का क्या प्रोसेस है, क्या फ्लो चार्ट है, क्या इसका रूटीन है, कितना क्वांटिटी हमने डिसाइड किया है. कैसे हमको पता चलता है कि हम एक दिन में 10,000 टी शर्ट्स निकाल देंगे? बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन दीज ऑल दीज फैक्टर्स ओनली, देन वी नो दैट दिस इज द स्टैंडर्ड. हमारी कंपनी का स्टैंडर्ड है कि हम लोग 10,000 टी शर्ट्स निकाल देते हैं. ओके, so according to Winslow Taylor, it is important to do all this standardization process keeping scientific methods in mind. Everything has to be done in scientific light, right? Second हो गया standardization of tools and equipment. First one was work study. Now we will go to the third one, scientific task setting. ये scientific word बार बार आएगा ही because that is what we are studying. It is important to fix the standard of work for workers for the day and also fix their pay. सी, एक दिन में उसे कितना काम करना है और उसे कितना अमाउंट मिलने वाला है, इसका स्टैंडर्ड भी फिक्स होना चाहिए.
बंदे ने अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहिए, मशीन ने अपनी फुल कैपेसिटी पे काम करना चाहिए, तभी वो काम साइंटिफिकली टास्क पूरा होगा, राइट। और इससे क्या होगा, इंसान को मोटिवेशन भी आता है कि ओके व्हाट, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इन रिटर्न आई एम आल्सो पॉजिटिवली गेटिंग समथिंग। फोर्थ वन इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। अगर हम ये सारी चीजों को के बारे में सोच रहे हैं कि भाई साइंटिफिक प्रोसीजर होना चाहिए, साइंटिफिक आउटपुट होना चाहिए, लेकिन ये करेगा कौन प्रैक्टिकली? इसको करने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, राइट। सो इट इज इम्पोर्टेंट टू हायर गुड स्किल्ड पीपल। और अगर आपने किसी को हायर किया अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, अगेन उसको अपने एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए, अपने एनवायरनमेंट के स्टैंडर्ड पे आने के लिए उसे ट्रेनिंग देना भी जरूरी होता है। ऐसे नहीं है कि आपने हायर कर लिया, हो सकता है उसका पहले का वर्क एनवायरनमेंट अलग होगा, यहाँ का वर्क एनवायरनमेंट, दैट इज व्हाट वी सेड अबाउट स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। सो हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से उसको भी अकस्टम होना पड़ेगा, यूज टू होना पड़ेगा, राइट। सो right person is necessary for the right job, giving proper training to employees as per the standards of the company. What is how is it going to help? It is going to make the efficiency of a company, increase the efficiency of a company. Okay, last one is second last is functional organization. The part deals with actual work which is being done on the workshop or a factory unit. इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। जो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक प्लानिंग लेवल पे होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे होता है। ठीक है, वर्कशॉप पे आ गया काम के भाई हम लोगों को इतना काम निकालना है कंपनी में, ठीक है। now what is going to happen is first they are going to प्लान करने के लिए वो लोग रूट क्लर्क होता है। रूट क्लर्क मतलब क्या है? वो एक रूट कार्ड बनाता है। रूट कार्ड यानी कि द प्रोसीजर, ही विल से कि ये मशीन से फिर इस मशीन पे जाएगा, यहाँ पर 2 दिन काम होगा, फिर यहाँ से उस मशीन पे जाएगा, फिर वहां पर होने के बाद थर्सडे तक हमारा आउटपुट रेडी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, वो क्या करेगा कि हर एक काम कंप्लीट हो गया इसका वो डिटेल रखेगा कि हाँ भाई इस पे आना था तो आ गया है इस पे, तो इसमें इतना टाइम लग गया है इस मशीन के ऊपर। सो ऑल दोस थिंग्स हैव टू बी सीन बाय द इंस्ट्रक्शन क्लर्क। देन देयर इज समवन कॉल्ड एज टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में इसी पैटर्न में क्लर्क्स हो या फिर पीपल हो या मैनेजर्स हो, बट दिस इज द वे द वर्क इज बीइंग फॉरवर्डेड, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि प्लानिंग और इंस्ट्रक्शन एक ही पर्सन देख रहा हो, डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर बहुत लार्ज स्केल है तो यस, उनको इससे भी ज्यादा लोग लगेंगे, या एक एक काम के लिए 4 4 फोरमैन भी लगते हैं, 5 5 सुपरवाइजर्स भी लगते हैं, ठीक है। किसी किसी की शिफ्ट में काम होती है तो उतने मल्टीप्लाई हो जाते हैं वर्कर्स उनके। लेकिन ये प्रोसीजर है कि कैसे आपकी प्लानिंग लेवल, जब जब कंपनी के ऊपर, जब ऑपरेशनल लेवल पे, जो लो लेवल पे हमारे काम आ जाता है कि प्रैक्टिकली आउटपुट देना है, हमको एग्जीक्यूट करना है प्लान, तो कैसे स्टार्ट होता है। टाइम और कॉस्ट क्लर्क होते हैं जो कि क्या करते हैं कि जो भी हमारा पैसा लग रहा है, एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सही ढंग से उस पे वर्कर्स पे भी खर्च हो रहा है, मशीन पे भी खर्च हो रहा है, मटेरियल पे भी खर्च हो रहा है, और उसका आउटपुट हमें मिल रहा है, राइट। Next is discipline. Now, this is discipline is something which is required in all the fields in our life, in our college, school, when we are walking on road, everywhere discipline is required. And company and organization is no different. Even there, discipline is must. Next one is implementation level. Implementation level, planning हो गई सब चीज की, अब implement हो रहा है, ठीक है। प्लानर्स ने अपनी चीजों को फॉरवर्ड कर दिया कि भाई हमने ऐसे ऐसे प्लानिंग की, अब इसके ऊपर आप अपना काम करना चालू करिए, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है, एक गैंग बॉस होगा, एक्चुअली गेट्स द वर्क डन। वो बोलेगा वर्कर को कि खड़े होके काम लेगा उससे। स्पीड, ये हम एकदम रूट लेवल पे, ग्रास रूट लेवल पे बात कर रहे हैं कि कैसे काम होता है। यू हैव टू इमेजिन दोज थिंग्स, ओके। Speed boss ensures that work or the task is finished in specified time. Repair boss, because everybody has got somebody to answer. अभी जैसे इंस्ट्रक्शन क्लर्क है, वो स्पीड बॉस से पूछेगा कि भई हमने बोला था इतने समय तक मिल जाना चाहिए, रेडी है क्या काम?
If he says yes, then fine, go ahead. If he says no, then he will say that let me know the reasons why it is not ready. Okay, so everybody is working in a particular harmony, understanding or cooperation से काम करते हैं. Then there is someone called as a repair boss who is handling the security and the मेंटेनेंस. क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी यूनिट चल रही है, तो लोगों के भी समस्याएं हो सकती हैं, मशीन से भी रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं. एनवायरमेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्क एनवायरमेंट. ओके, इंस्पेक्टर, एंड दिस इज द वन हु इज गोइंग टू इंस्पेक्ट योर. जैसे अभी कोई भी खाना हम पैकेट्स में आता है, खोल के खाते हैं, राइट? तो हमें कैसे पता कि एवरी टाइम वी आर हैविंग दैट लेज और कुरकुरे, एवरी टाइम इट इज टेस्टिंग द सेम वे? व्हाई? बिकॉज देर इज सम इंस्पेक्शन मैनेजर, सम इंस्पेक्टर ऑफ द कंपनी हु इज ऑलवेज चेकिंग द बैच. हर बैच को चेक करके ही प्रोसीड किया जाता है. इसीलिए आप देखोगे कि पैकेट्स जो रहते हैं उनके लेबल पे बैच नंबर और सब कुछ लिखा रहता है, जिससे पता चल जाता है कि ये कब का प्रोडक्शन है और कौन उसको सब इंस्पेक्ट किया है, राइट? So functional organization is into two parts. First one is planning level and second one is implementation level. Now let us come to the last technique of principle management, scientific principle management, that is differential piece rate wage plan. It is a very technical term to read, लेकिन इसका मतलब सिंपल सा यही है कि जितना बंदे ने काम किया है उसको फेयर अमाउंट उसके काम का मिलना चाहिए. वर्कर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू एफिशिएंट वर्कर्स और लेस एफिशिएंट वर्कर्स. ऑब्वियसली कुछ होते हैं जो कि ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होते हैं, किसी के काम का हुनर ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ स्किल्ड ज्यादा होते हैं, कुछ कम स्किल्ड होते हैं, कोई सेमी स्किल्ड होते हैं, कोई अनस्किल्ड होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग जितना अच्छा वो काम अपना दिखाता है, जितनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस रहती है, उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड मिलना चाहिए. रिवॉर्ड मिलने से क्या होगा? बाकी लोगों को भी मोटिवेशन होगा, यार वी शुड ऑल्सो इम्प्रूव आवर सेल्व्स टू गेट दोज रिवॉर्ड्स. ओके, एंड दिस, हाउ इज इट गोइंग टू हेल्प द वर्कफोर्स? इससे क्या होगा कि एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा और जो भी काम है कंपनी का वो अच्छी तरह से पूरा होगा. Kids, this is going to be a little lengthy video because I wanted to complete it in one segment so that you do not get any disturbance. We come to the end of this particular topic, that is chapter number 1, principles of management. Please go through the video at least twice or thrice because you are going to understand only then. Understand the points in bits and make the note of it in your notebook. Please, सारे pointers जो मैंने लिखे हैं वो आपके notebook में होने चाहिए. Whenever we are meeting, I am going to check your notebook first thing, and second, I can always demand to put up in the group also. Okay, so children, please, this is a request. We come to the end of this particular topic. May go through it and do the revision part also. Thank you so much.